हाय। अभी हिंदू नव वर्ष आने वाला है कल और आप सभी को एडवांस में हिंदू नव वर्ष की शुभकामनाएं। हैप्पी गुड़ी पाड़वा। और उसी के हिसाब से आज हम बात करेंगे कि आईवीएफ के ट्रीटमेंट में नया क्या है, नई क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको पता नहीं है। क्योंकि हमें तो पता है साइंस इवॉल्विंग होता है, एवर इवॉल्विंग होता है, हर टाइम नया कुछ आता रहता है, नई नई चीज़ें ढूंढी जाती है। तो उसी हिसाब से इस वीडियो में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी कि इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट में या आईवीएफ के ट्रीटमेंट में नया क्या क्या है। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर मंजूश्री कोटेकर है। मैं एक फर्टिलिटी और आईवीएफ स्पेशलिस्ट हूं और मैं एआरटी फर्टिलिटी क्लिनिक मुंबई यहाँ पे एज ए सीनियर आईवीएफ कंसल्टेंट प्रैक्टिस करती हूँ। तो अभी बात करेंगे कि नया क्या क्या है। आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि ट्रीटमेंट ऐसे होता है, ट्रीटमेंट वैसे होता है, और हम बताते हैं कि नहीं, अभी ट्रीटमेंट का तरीका अलग है। तो वही एग्जैक्टली क्या अलग है। तो पहले जब आईवीएफ का इन्वेंशन हुआ था तब एग्स को निकाला जाता था और स्पर्म के साथ साथ में रखा जाता था, होपिंग कि वो दोनों खुद एक दूसरे से फर्टिलाइज कर पाए अपने आप से। सिर्फ उनको इंक्यूबेटर में, मतलब नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का जैसा एनवायरनमेंट दिया जाता था, जिसे आईवीएफ बोलते हैं। लेकिन अभी सिर्फ इतना उसमें फर्टिलाइजेशन होने का प्रोबेबिलिटी भी कम रहता है, सक्सेस का भी प्रोबेबिलिटी कम रहता है। लेकिन अभी नॉर्मली ICSI यानी कि ICSI किया जाता है, जिसमें हम एक्चुअली एग के अंदर स्पर्म का एंट्री करके देते हैं विथ अ नीडल। मतलब मशीन के साथ हम उनको फर्टिलाइज कर रहे हैं, हम उनको मिला रहे हैं, हम उनके ऊपर नहीं छोड़ रहे। तो इसकी वजह से फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस भी बढ़ते हैं, सक्सेस के भी चांसेस बढ़ते हैं। उसके बाद इंजेक्शंस दिए जाते हैं उसको करने के पहले, आपके एग्स बढ़ाने के लिए, फॉलिकल्स बढ़ाने के लिए। तो इंजेक्शंस में भी अलग अलग टाइप के कॉम्बिनेशन होते हैं, इंजेक्शन के, मेडिसिन के, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग्स हैं, हार्मोन्स। तो वो भी एक नई चीज़ है कि हम अभी फिजियोलॉजी को ज़्यादा अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं कि नेचुरली जब प्रेगनेंसी होता है तब बॉडी किस तरह से फॉलिकल्स को बढ़ाता है, एग्स को रेडी करता है, क्या हार्मोन का लेवल चाहिए, कितना होगा तो हम समझ सकते हैं कि वो अच्छे क्वालिटी का एग निकलेगा। तो ये हम थोड़ा अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं। इसके लिए हम स्टिमुलेशन अभी अच्छी तरह से एज कम्पेयर टू पास्ट अच्छी तरह से कर पा रहे हैं। उसके बाद आते हैं कि स्पर्म में भी कभी कभी बहुत ज़्यादा DNA फ्रेगमेंटेशन होता है, जहाँ पे जेनेटिक मटेरियल लॉस होता है स्पर्म में, और उसकी वजह से सक्सेस के चांसेस कम होते हैं। तो अभी नए नए टेक्निक्स है स्पर्म सिलेक्शन के, माइक्रोफ्लूइडिक्स है या फिजियोलॉजिकल ICSI यानी कि PICSI वगैरह, ये सब चीज़ें करके हम कम से कम डैमेज स्पर्म सेलेक्ट कर सकते हैं। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा स्पर्म सेलेक्ट कर सकते हैं ताकि हमारे सक्सेस के चांसेस बढ़े। उसके बाद एम्ब्रियो बनाने के बाद, किसी का IVF 100% सक्सेस तो नहीं होता है IVF में, और किसी का पहले का 2-3 बार फेलियर्स है, या किसी का जेनेटिक हिस्ट्री है कि कुछ उनको प्रॉब्लम था फैमिली में, जैसे कि थैलेसीमिया। ऐसे केसेस में एम्ब्रियो बनने के बाद हम उस एम्ब्रियो का जेनेटिक टेस्टिंग कर सकते हैं टू मेक श्योर कि वो नॉर्मल है या नहीं है, जिसे PGTA बोला जाता है, जो पहले ऑब्वियसली नहीं था। अभी भी कुछ कुछ क्लिनिक्स में ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। उसके बाद पहले आपने सुना होगा लोगों से कि जब IVF होता है ट्रीटमेंट तो बहुत पेन होता है, बहुत पेट फूलता है, बेड रेस्ट पे रहना पड़ता है, 3-3 महीने दवाई चलती है, मतलब घर का कुछ काम नहीं कर सकते, पूरा 9 महीना आपको बेड रेस्ट लगेगा वगैरह, ये सब सुना होगा। क्योंकि वो करने का तरीका अलग था। पहले एम्ब्रियो फ्रीजिंग का टेक्निक उतना डेवलप नहीं हुआ था, जिसकी वजह से एम्ब्रियोज जब एग्स बढ़ाते हैं उसी साइकिल में एम्ब्रियोज ट्रांसफ़र किए जाते थे, जिसकी वजह से सक्सेस का चांस भी कम था, और ये सब पेट फूलना, बेड रेस्ट लगना वगैरह वो सब लगता था। अभी सेफ तरीके से IVF किया जाता है। मतलब आपको इंजेक्शन दिए जाते हैं, एग्स निकाले जाते हैं, एम्ब्रियो बना के फ्रीज किए जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स। बहुत कम टाइम फ्रेश ट्रांसफ़र होता है, और अगले मंथ में आपका यूट्रस प्रिपेयर करके एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होता है। तो यूट्रस प्रिपरेशन में आपको इंजेक्शंस वगैरह नहीं लगते हैं। कभी कभी नेचुरली ही हम देखते हैं कि कैसा वो बढ़ रहा है एंडोमेट्रियल लाइनिंग, और उसके हिसाब से ट्रांसफ़र करते हैं, या कभी कभी टैबलेट से बढ़ाते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा इंजेक्शंस, बहुत ज़्यादा मेडिसिन वगैरह उसमें नहीं रहते हैं। मिनिमल मेडिसिन लगते हैं, कुछ वजाइनल मेडिसिन होते हैं, कुछ ओरल मेडिसिन होते हैं। इंजेक्शंस बहुत कम पेशेंट्स को लगते हैं, और वो भी
3 महीना कंटिन्यू हो गया ऐसे भी नहीं होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स एक बार प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ गया और सोनोग्राफी पे बेबी का हार्ट बीट दिखा, उसके बाद इंजेक्शंस वगैरह सब स्टॉप किए जाते हैं। तो जो आपने सुना है कि 3 महीना इंजेक्शंस लगते थे और 9 महीना बेड रेस्ट पे रहना पड़ता था, वैसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। आप नॉर्मल आपका सब काम कर सकते हो। तो ये नया टेक्निक है जिस तरीके से अगर आपके डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो आपको बेड रेस्ट नहीं लगेगा। आपका 9 महीना 3 महीना आपको इंजेक्शंस, पेनफुल इंजेक्शंस नहीं लेना पड़ेगा। उसके बाद आते हैं कि और क्या नया है। तो कुछ चीज़ें अभी तक आप बोल सकते हो उनके ऊपर स्टडी चल रही है, वो है कि स्टेम सेल ट्रीटमेंट, जिनका एग रिजर्व बहुत ही कम हुआ है, वहाँ पे ओवरी के अंदर खुद के ही बोन मैरो के स्टेम सेल्स डाल के वहाँ पे ओवरियन रिजुविनेशन, मतलब ओवरी को फिर से नया बनाने का कोशिश, ये सब अभी एक्सपेरिमेंटल है लेकिन चल रहा है। हो सकता है अगले 5-10 सालों में यहाँ पे भी हमें डेफिनेटिव आंसर मिल जाए। तो आज के लिए ही इतना ही। और अगर आपको इसके बारे में और कुछ डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डोंट डिले इट, पुश द सब्सक्राइब बटन नाउ। बाय बाय।